नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 का ये वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना रखा है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसके साथ हमने डिस्कस किया था। आज हमारा पार्ट 3 है। चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले मैं उन टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूं। हमने भारत और इजराइल के संबंध के बारे में बात किया था लास्ट टॉपिक में। तो लास्ट टॉपिक में जो भारत और इजराइल के संबंध के बारे में बात हुई थी, उससे आगे आज हम बात बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी और भी बहुत सारे देश है, भूटान के साथ संबंध कैसा है, पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा है, और भी मैक्सिको है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ जो संबंध है हमारे, उनके बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं नए पॉइंट का, नए स्लाइड। तो यहाँ पे आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ भारत और पाकिस्तान के संबंध में, कि भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा था। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जब से हमारी आजादी हुई है, जब से भारत से आजाद हुआ है पाकिस्तान, अलग हुआ है, बंटवारा हुआ है, तब से हम दोनों के बीच में ना तनातनी बनी हुई है, युद्ध का माहौल बना ही रहता है। तो आइए इन्हीं संबंधों के बारे में आज हम आपके साथ विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, भारत विभाजन 1947 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब देखिए, जन्म कहने का सबसे अच्छा बात मैं यहाँ पे जन्म को इसलिए रखा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो हमारे भारत का हिस्सा है, हमसे टूट के निकला है। और हमसे टूट के निकला है, इसका मतलब उसका जन्म हुआ है, वो हमारे संतान जैसा है, हमारे पुत्र जैसा है, हमारे बेटे जैसा है। तो जो पाकिस्तान है वो 1947 में 1947 में भारत से उसका जन्म हुआ, उद्गम हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही करते रहे। हमारा पाकिस्तान के साथ में संबंध कभी से अच्छा नहीं रहा। हमेशा से हमारा जो संबंध है पाकिस्तान के साथ बहुत ही कड़वा रहा है, खराब रहा है। देखिए, कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध छा गया था। जब भारत देश आजाद हुआ था, उसी समय से कश्मीर को लेकर तनातनी शुरू हो गई, युद्ध का माहौल शुरू हो गया था, लड़ाई झगड़े की बातें आ गई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पे अनाधिकृत कब्जा कर लिया था। युद्ध जो छिड़ गया था हमारे और पाकिस्तान के बीच, उसमें क्या हुआ, कश्मीर का जो आधा हिस्सा था उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, मतलब बिना मतलब के, जबकि वो हिस्सा उसका था भी नहीं, फिर भी उसने उस पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ, सर्क्रिक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद का मुख्य कारण रहा है। जब से, अब ध्यान से समझिएगा, मैं पूरे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको समझा रहा हूं। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है 1947, तब से ही, शुरुआत से ही कश्मीर मुद्दे पर विवाद हमारा रहा है। किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। 1947 में ही पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर पे कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ दिया, और मतलब बिना किसी योजना के ही उसने आधा कश्मीर पे हक भी जमा लिया, गैर कानूनी तरीके से। उसके बाद जो हमारा सर्क्रिक रेखा है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद, मतलब जो हमारे आतंकवादी हैं, सर्क्रिक रेखा पर जो हमारी बातें चल रही है, इन सब को लेके भी हमारा पाकिस्तान के साथ मनमुटाव है। और सबसे बड़ा जो परेशानी है पाकिस्तान के साथ, जिस कारण से हमारा मनमुटाव चलता है, वो है आतंकवाद। क्योंकि यह आतंकवाद का घर बना रखा है पूरे पाकिस्तान को। पूरे पाकिस्तान में आपको आतंकवादी संगठन फूलते हुए, पनपते हुए मिलेंगे। इसके अलावा जितने और भी आतंकवादी देश हैं, उन सब की भी मदद करता है पाकिस्तान, और उन सब से मदद लेता भी है पाकिस्तान। तो इन सब कारण से हमारा भारत के साथ पाकिस्तान का जो विवादित मुद्दा है, वो शुरुआत से ही चलता आ रहा है। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंधु नदी जल संधि, एक और विवाद है हमारा पाकिस्तान के साथ। सिंधु नदी के पानी को लेके, जल को लेके 1960 में क्या हुआ, विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों के बीच सिंधु नदी जल संधि की गई। वर्ल्ड बैंक जो है, उन्होंने पहल किया हमारे और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद था सिंधु नदी के जल को लेके, पानी को लेके। तो इसमें वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है, उसने इन दोनों को समझाया और 1960 में सिंधु नदी जल संधि करवाई।
इस पर नेहरू जी, जो हमारे भारत के उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान का जो सुप्रीमो था आयूब खान जो उस समय था वो पाकिस्तान का सुप्रीमो हुआ करता था, इन दोनों ने मिलके हस्ताक्षर किया, संधि किया, किसके लिए? सिंधु नदी के जल को लेके। और इसके बाद अभी तक ये जो संधि है वो ठीक ठाक अमल हो रहा है, चल रहा है, कोई विवाद अभी नहीं हो रहा है फिलहाल। लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि सिंधु नदी जल संधि जो है वो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सुप्रीमो वजीर आजम कह सकते हैं आप आयूब खान ने इस संधि पे हस्ताक्षर किया था। और तब से, जब से ये संधि हुआ है तब से ये अमल में है, ठीक ठाक चल रहा है। तो इस तरह से आपने सिंधु नदी जल संधि के बारे में भी समझ लिया। आगे की स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का भारत पर हमला, दोगला ने हमला कर दिया भारत पे। कब? 1965 में। इसको क्या लगा कि जो चीन से हम हार गए ना, तो ये भी हरा देगा हमको। हाँ, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि 1962 में जो चीन हम पर हमला किया, दोस्ती का हाथ बढ़ा के पीठ के पीछे जो खंजर घोंप दिया, उससे ही प्रभावित हुआ, चीन के जीत से प्रभावित हुआ और सोचा कि अरे चीन हरा दिया तो हम भी हरा देंगे। क्यों? ऐसा सोच के पीछे कारण था, क्योंकि इसका दो बाप चीन और अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था। चीन और अमेरिका इसका सपोर्ट कर रहा था। इसी सपोर्ट पे ये सोच रहा था ये भारत को हरा देगा। अरे चीन से बकलोल हम तो इसलिए न हार गए क्योंकि हमारी सरकार कमजोर निकली। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति जो थी बेकार निकली। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे ना कि चीन हमला करने वाला, अगर पहले से सचेत हो गए होते ना तो घर में घुस के फाड़ दिए होते, चाइना को चीर के सूखने के लिए डाल दिए होते। लेकिन ना, जब हमारे घर के मुखिया की अगर कमजोरी हो जाए, देश हमारा घर है और इसके मुखिया उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी नीति गड़बड़ निकली। इस कारण से हम 1962 का घाव अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, सीने पे लेके चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भी ऐसा ही सोच लिया 1965 में। क्या सोचा? अटैक कर देते हैं, भारत पर अटैक कर देते हैं। अरे बेटा है तू हमारा, बाप पे अटैक कैसे करेगा? पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया कब? 1965 में। ध्यान से समझिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे ये लाल बहादुर शास्त्री थे, घर में घुसा के लेने वाले थे ये। इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। याद रखिएगा, 1965 का युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध, प्रधानमंत्री तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। इस समय भारत में अकाल की स्थिति थी, हमारे यहाँ भोजन की दिक्कतें हो गई थी, बताया था ना। हरित क्रांति से पहले क्या हुआ था, हमने अनाज वनाज अमेरिका से मंगवाया था, गेहूं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार प्रधानमंत्री नहीं थी, सरकार उन्हीं की थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं थे, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री थे। बहुत ही जेंटलमैन, हिम्मती, साहसी, कूटनीतिक, राजनीतिक, जिस मामले में भी आप इनको ले लीजिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से 10 गुना ऊपर निकलेंगे। अब क्या हुआ, भारत में अकाल की स्थिति थी, हमारी सेना ने फिर भी पाकिस्तानी सेना को घर में घुसा के कहां तक पहुंचा दिया पता है? लाहौर तक। जिस पाकिस्तान का राजधानी था वहां तक हमने ठेका दिया, घुस गए पूरा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा घुस के मार, जहां तक होता है मार, और जहां तक मारोगे वहां तक हमारा कब्जा होगा। किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने। और पूरा कब्जा जमाया। पूरा कब्जा जमाने के बाद क्या हुआ? अब देखिए, बीच में संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान का क्या हालत खराब है, पहले तो उंगली करेगा और जब इसको हाथ घुसेड़ दिए पूरा, तो ये बाप के पास में पहुंच गया, यूएनओ के पास पहुंच गया। सरकार, माई बाप, बाबूजी बचाइए, बाप मेरे बचाओ। भारत का जो प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, वो तो घुसेड़ दिया हमको लाहौर तक, पेल दिया है। हो सकता है कि हमारे पाकिस्तानों पर न कहीं कब्जा कर ले। यूएनओ ने दखलंदाजी किया, यूएनओ ने दखलंदाजी किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस युद्ध को समाप्ति हुआ। देखिए, इसके बाद ही जस्ट ताशकंद समझौता भी पढ़ना है, लेकिन मैं अभी इसमें इसलिए उसको नहीं ला रहा हूं क्योंकि उसको लाऊंगा अगले स्लाइड में, क्योंकि उसका टॉपिक ही है हमें पढ़ना।
तो यहाँ पे याद रखिएगा 1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि हम भी भारत पे अटैक करेंगे और इसको हरा देंगे। ऐसा हुआ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। घर में घुसा दिया, पाकिस्तान के लाहौर तक सेना घुस गई और जो उद्योग मचाया, हो सकता था कि कुछ दिन और रुक जाते ना, यूएनओ अगर नहीं हस्तक्षेप करता तो सारा पूरा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिए होते। लेकिन ये बाप के पास दौड़ा, यूएनओ के पास, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कि हम गलती हो गया, हमको बचाइए, पाकिस्तान बर्बाद है, हिंदुस्तान वाला घुस के पेल दिया है लाहौर तक। तब उसने हस्तक्षेप किया और इन दोनों को समझाया बुझाया, तब जाकर युद्ध को विराम मिला। लेकिन याद रखिएगा इसमें पाकिस्तान को ऐसा पेला कि वो जीवन भर याद रखेगा। लेकिन है वो सारा थिएटर, दोगला उगला को कोई लाज वाज नहीं होता है। पाकिस्तान दोगला देश है, उसको लाज नहीं है, हारेगा फिर मुंह उठाएगा, फिर हम उसके मुंह को कुचल देंगे सांप की तरफ। आगे की स्लाइड में हम आपको बताते हैं ताशकंद समझौता। अभी मैंने बताया था ना, ये जो युद्ध हो रहा था ना 1965 का भारत पाकिस्तान का, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद रूस का एक शहर है, याद रखिएगा, रूस का एक शहर है ताशकंद, जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। देखिए ये ताशकंद समझौता जो है, इसमें बहुत बड़ा बवाल है, बहुत बड़ा रहस्य है। समझने वाली बात है कि ये ताशकंद समझौता हुआ, भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान का दोगला अयूब खान, दोनों ने हस्ताक्षर किया, तब जाकर समझौता हो गया, बात खत्म हो गया। इसके बाद इसमें कहा गया कि भारत ने जितने भी पाकिस्तान के जमीन को जीता है वो वापस करना होगा। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री इस फेवर में नहीं थे, कहते हम नहीं देंगे, अब हम वापस जीत गए, अब हमारा हुआ, हम तो हमला करने नहीं गए थे, हमला ये किया तो हमने युद्ध में जीता है, तो युद्ध में जीता हुआ जमीन अब हमारा हुआ। लेकिन बड़ी बड़ी शक्तियां वहां पे लाल बहादुर शास्त्री को मजबूर कर दिया है लाल बहादुर शास्त्री को कि आपको ये करना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री मजबूर होके जीती हुई जमीन वापस दे दिए। बड़ा दुखद घटना हुआ ये। उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई रहस्यमय तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गया। आपको क्या पता, जानते हैं कि उनके बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कहा जाता है कि 30 मिनट पहले तक लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल ठीक थे और 30 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री को ताशकंद समझौते में जहर देके मारा गया था, ऐसे उसकी पत्नी का आरोप था। उनके बेटे का भी आरोप था कि हमने बार बार कहा कि हमारे पिताजी का पोस्टमार्टम किया जाए। जब लाश आया तो उस पे शरीर नीला पड़ा हुआ था। उनके परिवार वाले लोग कहते हैं कुछ जगह कट का निशान भी था लाल बहादुर शास्त्री के शरीर के ऊपर। तो ये रहस्य क्या है? इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इतिहास हमेशा लाल बहादुर शास्त्री को अमर रखेगा, क्योंकि उन्होंने 1965 के जंग में पाकिस्तान की माँ का दूध याद दिला दिया था। माँ का दूध यहाँ पे ठीक रहेगा, छठी का दूध समझ लीजिए, छठी का दूध याद दिला दिया था। घर में घुस के पेला था, लाहौर तक पहुंचा दिया था। 10 दिन और युद्ध चल जाता ना, जब पाकिस्तान हमारे कदमों में होता और हम पाकिस्तान के बाप बन के आज उसके सर पे नाच रहे होते। इस तरह से आपने समझा कि ताशकंद समझौता 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के दोगला वजीर आजम अयूब खान के बीच में हुआ था। रूस में ताशकंद एक शहर है, वहां पे समझौते को किया गया था यूएनओ के हस्तक्षेप से, और लाल बहादुर शास्त्री को मजबूर किया गया कि वो जीते हुए पाकिस्तान के जमीन को वापस कर दे। ये था हमारा ताशकंद समझौता। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं 20 वर्षीय मैत्री संधि। देखिए 1971 में पाकिस्तान को चीन द्वारा अमेरिका से मदद मिली। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया। एक समय ऐसा आ गया 1971 में कि चीन, अब आपको देश का नाम बताते हैं, समझिएगा कि भारत के खिलाफ कितने देश थे उस समय। श्रीलंका, ये साला जी आज भूखे मर रहा है, जिसको हजारों हजार कुंटल अनाज हमारा भारत दे रहा है, तब ये भोजन कर रहा है, खिलाफ में था, भारत के खिलाफ। श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और भी बहुत सारे देश थे जो भारत के खिलाफ थे। आपको मैंने पहले की स्लाइड में बताया था ना कि हमारा रूस का मित्रता बहुत पहले का है। उस समय भी रूस हमारे लिए खड़ा था, 1971 में जब पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका आधुनिक हथियार देने लगा, चाइना पैसा देने लगा,
श्रीलंका अपने यहां से हेलीकॉप्टर उड़ाने देने लगा, क्योंकि भारत में एंट्री मारने के लिए उसे श्रीलंका की मदद चाहिए थी, जमीन चाहिए थी। और ये श्रीलंका झिंगुर सा देश जो आज भुखमरी के हालत पे है, उसने भी पाकिस्तान की मदद की। और हमारा भारत अकेला थकेला पड़ गया, अलग पड़ गया। तब श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री, ने रूस के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाया और 20 साल तक के लिए मैत्री संधि कर ली। क्योंकि आज हो या कल हो या परसों हो, रूस सबका बाप था, है और रहेगा। आज पेल रहा है यूक्रेन को। इस देश में हिम्मत है, अमेरिका बोलेगा, ब्रिटेन बोलेगा, कौन बोलेगा, फ्रांस बोलेगा, काहे नहीं बोलता है, जो बोलेगा उसी को पेलेगा। और ये किनारे वाला देश सब है ना, पोलैंड, स्वीडन, इस का तो फट के हाथ में आया हुआ है कि साला कब हमको मटिया मेट कर देगा रूस, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ऐसे हथियार है ना इसके पास, रूस के पास ऐसे ऐसे हथियार है कि मिनट सेकंड में चाहेगा तो ध्वस्त कर देगा, राख बना देगा, कोयला बना देगा। तो जब हमारा भारत देश अकेला थकेला पड़ गया 1971 में, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, वर्तमान के प्रधानमंत्री, ने 20 वर्ष की मैत्रिता रूस के साथ संधि में कर ली, ताकि कोई देश, कोई गुंडा बात नहीं करेगा। तब रूस अब हमारा मित्र हो गया। 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हो गया सोवियत संघ के साथ। अब हमारा भारत के सामने आइए, फरियाइए। हालांकि एक बात बताएं हम आपको, यहाँ पे कुछ बातें नहीं है, वो मैं आपको बताता हूं। जो सोवियत संघ का वेबसाइट है ना, उस पर आप आर्टिकल पढ़िएगा तो उस पर लिखा गया है इस संधि के बारे में। हालांकि ऐसा नहीं लिखा गया था कि भारत पर हमला मतलब रूस का हमला, रूस पर हमला, लेकिन रूस इसी मूड में था कि भारत पे हमला इसका मतलब रूस पे हमला। अगर भारत पर नुकसान पहुंचाओगे तो रूस उसके लिए खड़ा रहेगा। और हुआ भी। एक समय ऐसा आया था कि जब लग रहा था कि हमारा भारत पर आक्रमण होने वाला है, अमेरिका जो दोगला है, ये अपना जहाज, जंगी बेड़ा सब समुद्र में उतार दिया। तभी रूस ने अपना सारा जंगी बेड़ा उतार दिया समुद्र में, भारत के रक्षा के लिए, भारत को बचाने के लिए। तो मित्रता एक हाथ से थोड़ी ना होती, एक हाथ से ताली बजता है नहीं ना, दोनों हाथ से ताली बजता है। हमने रूस के लिए किया, रूस ने हमारे लिए किया। लेकिन एक बात समझिएगा, रूस ने हमारे लिए ज्यादा किया है। रूस ने हर जगह भारत की मदद की है, इजराइल ने हर जगह भारत की मदद की है, भूटान ने हर जगह भारत की मदद की है। लेकिन चाइना, अमेरिका, नेपाल भी दोगला हो गया था बीच में। ये सब पीठ पीछे धोखा दिया है भारत को। इस तरह से आपने 20 वर्षीय मैत्री संधि के बारे में पढ़ा, जो इंपोर्टेंट है। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूं 1971 का युद्ध। हाँ, अब 1971 में जब इसका बाप, पाकिस्तान का बाप चाइना, पाकिस्तान का दूसरा बाप अमेरिका, पाकिस्तान का तीसरा बाप, बहुत सारे बाप हैं इसके, एक बाप का तो ये संतान ही नहीं है। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया। एक बार साला जो हारा ना, इसका मन ठंडा नहीं हुआ। ई बकलोल का एक बार में माथा शांत नहीं हुआ। इसको लगा कि फिर से बाप सब हथियार दिया है, पैसा दिया है, हम फिर से भारत पर अटैक करेंगे। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया, फिर से युद्ध छेड़ दिया। भारत विजय हुआ, फिर से हमने पेला, फिर से हमने पाकिस्तान को रेला, घर में घुसा घुसा के मारा। लेकिन वो कहते हैं निर्लज्ज, बेलज्ज और बेशरम को कोई लाज नहीं होता है इन सब चीजों का। थेथर, थुथुर, थुथरेस्ट समझते हैं ना, कि थुथरेस्ट है, इसको बार बार पेलिए कि बार बार उठ जाएगा, फिर मार खाएगा, फिर पीछे हट जाएगा। बेलज्ज है, बेशरम है। सेना ने 9000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण में घुटने टेक दिया भारत के सामने। बाबूजी माफ कर दो, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। किसने? पाकिस्तान ने। किसके सामने? भारत के सेना के सामने। 156 इंची का सीना लिए भारतीय सेना ने ऐसा रेला, ऐसा पेला इनको, 90,000 सैनिकों के साथ इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। नए देश का बांग्लादेश जो था, नया देश बांग्लादेश, इसका निर्माण यहीं से हुआ था। समझिएगा बात को। 1971 का जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए, माफी मांग ली कि जान बख्श दो भैया, मारो मत। यहीं से बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 के युद्ध में। और याद रखिएगा 1965 में भी हमने रेला था, और 1971 में भी रेला था, और आगे भी रेले हैं, और आगे भी समय मिलेगा तो फिर से रेलेंगे, फिर से पेलेंगे। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा शिमला समझौता। 1971 के बाद देखिए 1972 में शिमला समझौता हुआ, फिर से समझौता। ऐसी गलती क्यों करते हो भाई पाकिस्तान, बेटे पाकिस्तान?
पापा बार बार समझाते हैं ना बेटे, फिर भी गलती करते हो, मुंह खानी पड़ती है, मार खाते हो, हारते हो, बेशरम हो, बेलज्ज हो, फिर समझौता करवाते हो दूसरे बाप को बुला के। तो गलती क्यों करते हो? मत करो गलती की माफी मांगने की नौबत ना आए। 1972 में शिमला समझौता हुआ, इस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया। शिमला समझौता को समझिएगा कि ये हमारे 1972 में हुए थे शिमला समझौता, जिसमें भारत की ओर से जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 1972 में पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर करके इस समझौते को विराम दिया, इस समझौते को कायम किया। तो ये था हमारा शिमला समझौता। देखिए, हर एक समझौते के पीछे एक बड़ी बड़ी कहानियां हैं। जब मैं आपको एनसीईआरटी के बुक सारे पढ़ा लूंगा ना, तब इन सब पॉइंटों में रे लूंगा, पाकिस्तान को रे लूंगा, चाइना को रे लूंगा, अमेरिका को रे लूंगा, नेपाल को रे लूंगा और श्रीलंका को भी रे लूंगा। अभी मैं क्यों नहीं रेलता हूं? नहीं रेलता हूं क्योंकि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो सिलेबस से जुड़ा हुआ है, और तब जो मैं पढ़ाऊंगा वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा, तो आउट ऑफ कंट्रोल में ही पढ़ाऊंगा। इसलिए अभी आपको एग्जाम में जो अच्छे नंबर दिलवाने हैं, अब जो बुक में लिखा है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, समझौता है तो समझौता ही लिखना पड़ेगा। अब लाल बहादुर शास्त्री जो ताशकंद समझौता किए, सिलेबस में आपके दिया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, कहां हुई, किस हालत में हुई, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुई? नहीं दिया ना, सिर्फ और सिर्फ ताशकंद समझौता दिया। तो आपको तो सिर्फ हमें ताशकंद समझौता ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हमारा ये एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस और आपके सर आउट ऑफ कंट्रोल में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अगले स्लाइड से। शिमला समझौता के बाद है कारगिल संघर्ष। पाकिस्तान तो थिएटर है, मैंने कई बार गाली कितना दूं, ये बेशरम है, ये गाली देने से भी नहीं समझेगा। 1999 में भारत ने पाकिस्तान के संबंध सुधारने की पहल की। अब पाकिस्तान, हम दरिया दिल हैं, दिल हमारा बहुत बड़ा है। हमने कहा चल बेटा तुमने 2-3-4 गलतियां कर ली, फिर भी मौका देते हैं, जा एक बार फिर से हम तेरे साथ अच्छा रिलेशन। पड़ोसी है, अच्छा सोचते हैं इसके बारे में भी, लेकिन इसके जो वजीर आजम है, जो इसके आतंकवादी संगठन है, वही इसको तो चौपट कर रहे हैं। ये मतलब खत्म होने के कगार पे है, भिखमंगे वाली हालत है, भोजन नहीं। वहां की जनता से पूछो ना, कहता है कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है। बताओ, अबे सारा सिंधु नदी का पानी कहां डाल लिया? अबे पानी इतना दिए ना, वो भी पानी नहीं है। बच्चा सबका मम्मी कहती है कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, कैसा सरकार है साला। वहां पे टमाटर सुनते हैं, प्याज सुनते हैं कि साला सोना के रेट में मिलता है। अबे क्या खाएगा तुम्हारा जनता? तो इसका ध्यान तो खाली आतंकवादी संगठन पे है, खाली दूसरे देश सब में बम गिराना है, लूटपाट करना है, इस पे है। तो इसका देश कहां से फैलेगा फूलेगा? 1999 में भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू किया, दिल्ली से लाहौर के लिए बस जाने का सुविधा शुरू किया। हमने कहा कि चल ठीक है, दोनों देश के आने जाने के लिए हम बस का सेवा देते हैं, और बस का सेवा शुरू कर दिया, बस चला दिया। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष छेड़ दिया। हम इसके साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, इस साला हाथ पकड़ के उंगली काटने के चक्कर में कौन? पाकिस्तान। इसने कारगिल में भारत के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल ने अपने को, कारगिल जो जगह है वहां पे जो अपने मुजाहिदीन कहने वाले हैं, वो सामरिक महत्व के कई इलाके जैसे द्रास, मॉस्को, वातालिक आदि पर कब्जा कर लिया। अरे बेटा जी, ये मुजाहिदीन मुल्ला मुसलमान धर्म के, इन्होंने क्या किया? 4-5 गो शहर पर कब्जा कर लिया कारगिल में। अब भारतीय सेना को पता चला, बहादुरी से वहां पे पहुंचा, रेले इतना इन सब मुजाहिदीन को, सब छोड़ छाड़ के भाग गया। कारगिल संघर्ष में ये बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब ये मुजाहिदीन कहने वाले लोगों ने यहाँ के ये 4-5 जैसे द्रास, मॉस्को, वातलिक आदि सब जगहों पर कब्जा कर लिया, तो भारतीय सेना वहां पहुंचा और इतना रेला, इतना पेला कि वो सब वहां से इलाका खाली करके भाग गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा, भारत का जो गौरव है अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डरते तो है नहीं, पहुंच गए वहां पे पाकिस्तान में, कह के हाँ भाई बोल नवाज, क्या हालचाल है, ठीक ठाक हो? नवाज टेंशन में, अरे भाई ये तो नरेंद्र मोदी आ गया, बाप रे बाप क्या करेगा हमारे साथ।
लेकिन ये जो संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, हालांकि नवाज शरीफ भी भारत आए ताकि हम दोनों का संबंध अच्छा हो, लेकिन क्या हुआ, दोनों देशों के बीच संबंध को सुधारने के लिए ये जो कदम उठाया गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हमेशा होता रहता है। वो हमेशा बॉर्डर पर से सीज फायर कर देता है यार। आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई ने दोनों के रिश्ते को खत्म करके रखा है। पाकिस्तान जब तक आतंकवादी संगठन को चलाता रहेगा, सीज फायर के उल्लंघन को नहीं रोकेगा, तब तक हमारी मित्रता नहीं हो सकती है। हम पाकिस्तान से मित्रता नहीं करेंगे। यही कारगिल संघर्ष की बात है। कारगिल संघर्ष से मैंने आपको समझाया, उस सारे पॉइंटों को अच्छे से समझ लीजिए। 1999 में भारत और पाकिस्तान के संबंध को सुधारने के लिए भारत की ओर से पहल किया गया। दिल्ली से लाहौर बस सेवा शुरू किए, लेकिन इधर कारगिल के मुजाहिदीन कहने वाले लोगों ने 2-4 गो शहर पर कब्जा कर लिया। पहुंचा भारतीय सेना, रेल के भगाया उसको, पेला कस के। उसके बाद फिर से हमने कोशिश किया अच्छा संबंध बनाने का। हमने नवाज शरीफ को अपने यहाँ बुलाया, स्वागत किया। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए वहां पाकिस्तान, उनका भी स्वागत हुआ ताकि दोनों का संबंध अच्छा हो सके। लेकिन सारा तुम बार बार जो सीज फायर का उल्लंघन करते हो, आतंकवादी को भेजते हो, इस सबको भी तो रोकना पड़ेगा। आने जाने से नहीं मतलब है, दिल से दिल मिलना चाहिए। दिल से दिल नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा तब तक हमारा संबंध अच्छा नहीं होगा। ये था हमारा कारगिल संघर्ष। आगे की स्लाइड में बताना चाहूंगा 2016 का आतंकी हमला। 2016 में क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले। उरी याद है ना, सिनेमा भी आया है, देखिएगा, बढ़िया सिनेमा है। 2016 में जो उरी में हमारे आर्मी का हेडक्वार्टर है, उस पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उरी में जाके हिम्मत देखो साले का, हमारे यहाँ के हमारे सेना के मुख्यालय पे हमला कर दिया। आतंकी हमले में तथा जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्यवाही ने दोनों देशों के मध्य कटुता को बढ़ा दिया। अब एक बात बताओ, तुम हमारे घर में आके हमको मारो और हम उल्टा जवाब दे दिए, मार बैठे, तो तुम्हारे मन में कष्ट काहे हो गया? इसका मतलब आतंकवादी पालते हो ना, आतंकवादी के सरगना हो तुम, आतंकवादी तुम्हारे देश में पलते हैं। हिम्मत देखिए 2016 में ये पाकिस्तान के आतंकवादियों का कि उरी में व्यवस्थित जो स्थित है हमारे सेना का मुख्यालय, उस पर हमला कर दिया। लेकिन भारत सेना चुप रहेगा क्या? उल्टा जवाब दिया, पेल के मारा जवाब दिया। तो इससे हमारे मन में कष्ट हुआ ना कि भाई हम तुम्हारे तरफ मित्रता की हाथ बढ़ा रहे हैं और तू हमारे सेना मुख्यालय और देश को धराशाही करने के चक्कर में है, ये नहीं चलेगा। ये अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में कहता है 2018 का आतंकी घुसपैठ। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इमरान खान क्रिकेटर, बल्लेबाज, इन्होंने प्रधानमंत्री का कमांड संभाला वहां पे डेमोक्रेसी के रूप में। निर्वाचित सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद भी इमरान खान का सरकार आया, हमने फिर से प्रयास किया। हो सकता है कि इसका दिमाग थोड़ा ठीक होगा, बाकी सब तो दोगले आया है, शायद ये ठीक होगा। हमने इसके साथ भी प्रयास किया कि शांति बनाएंगे, दोनों देश के बीच में शांति का माहौल तैयार करो, परस्पर अच्छे संबंध, बिजनेस बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, तेरा स्थिति भी बढ़िया होगा, तेरा आर्थिक व्यवस्था बढ़िया होगा, जो टमाटर या प्याज या पानी नहीं है तुम्हारे देश में, इन सब की सुविधा आएंगी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम का उल्लंघन तथा आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देश के मध्य संबंधों में सुधार नहीं आया। हमने तो पहले ही कहा था, जब तक तुम आतंकवाद का साथ छोड़ोगे नहीं, तब तक हमारे साथ संबंध अच्छे हो नहीं सकते। हमने कोशिश किया, इमरान खान की सरकार ने भी कोशिश किया कि चलो बेटा इस बार अब तुम संभल जाओ, हम फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन ना, सीज फायर का उल्लंघन होता ही रहा, आतंकवादी घुसपैठ होते ही रहे, जिस कारण से हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ बढ़िया नहीं हो पाए। आगे की स्लाइड में देखिए, 2019 में फिर से साले ने आतंकवादी हमला कर दिया। जनवरी 2019 का बात है, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकवादी जो थे वो आत्मघाती हमला कर दिया। हाल फिलहाल न्यूज आपने सुना होगा, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना की गई कार्रवाई में दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन्होंने हमला किया, हमारे वायुसेना, अभिनंदन याद है ना, घुस गए जहाज लेके, क्या कि साला उड़ाइए देंगे। लेकिन हिम्मत देखो अभिनंदन की, सीना चौड़ा हो जाता है, सुनते ही सीना चौड़ा, अपने आप सीना चौड़ा हो जाता है मेरा कि भाई पाकिस्तान में घुस गया, गिर गया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सैनिक ने पकड़ भी लिया, लेकिन साले पाकिस्तानी की हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की।
क्योंकि वो जानते थे कि अगर अभिनंदन के साथ थोड़ा सा भी दिस डैट हुआ ना तो पाकिस्तान के XYZ खत्म हो जाएंगे, नक्शा से खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। न इसका बाप चाइना बचाएगा, न इसका बाप अमेरिका बचाएगा। अमेरिका बचाएगा तुमको, चाइना बचाएगा। आज क्यों नहीं बचा रहा है यूक्रेन को? तेरे जैसा हिमायती तो उसका भी था ना, वो यूक्रेन का। आज रसिया डेली पेलता है, डेली पेलता है, और अमेरिका मुंह देखता है। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा बाप चीन और तेरा बाप अमेरिका। जब हिंदुस्तान रेलेगा तो तुम खत्म हो जाओगे, नामो निशान खत्म। और तेरी औकात है हिंदुस्तान से लड़ने की? किस बेस पे लड़ोगे? किस चीज में तुम ऊपर हो हमसे, ये बताओ। तेरा नाम तो ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खराब है, आतंकवादी हो तुम साले पूरे देश। दूसरी बात, पैसा है तेरे पास भिखमंगे, चीन से उधार ले रखे हो, अमेरिका से कर्जा ले रखे हो। पहले पैसा तो सदाओ, EMI भरने का पैसा नहीं है सुने तुम्हारे पास। सर तुम ऐसा कर्जा काहे लेता है? तेरे पास EMI भरने का पैसा नहीं है। तेरे लोग, तेरे देश की जनता भूखे मर रहे हैं। तेरे देश की लड़कियों को चाइना उठा के ले जा रहा है एंजॉय करने के लिए। साले शर्म नाम की कोई चीज है? तुम हिंदुस्तान से लड़ेगा। जवाब में भारतीय वायु सेना द्वारा कार्रवाई की गई और दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई। मैं तो कहता हो जाता ना तो पेल दिए होते, आज पाकिस्तान को खत्म नहीं कर दिए हुए बात। साला ठोठी पकड़ के मुर्गा जैसा रगड़ दिए होते, खत्म। इसके बाद क्या हुआ? भारत ने इसे क्या दिया था पाकिस्तान को? कब? देखिएगा, समझिएगा कि 1996 में सर्वाधिक वरीय राष्ट्र MFN का दर्जा जो दे रखा था वो भी छीन लिया। जा साले मर, तू इस लायक ही है कि MFN का जो दिया हुआ दर्जा था भारत ने दिया था, पाकिस्तान को छीन लिया। 1919 में यह आतंकवादी हमला हुआ। इसके आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के बीच विवाद में हमारा कैसा रिश्ता है? नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ जो विवाद के संबंध है उसे समझिएगा। व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद रहता है। हमारे व्यापारिक संबंध चलते हुए हैं, व्यापार होता है, अच्छे संबंध नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है हमारे नेपाल के साथ। बिजनेस को लेके, चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भारत चिंतित रहता है। आपको पता है कि नेपाल का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ लगता है और भारत के साथ भी लगता है। और चीन और नेपाल की दोस्ती जो है ना, वो साला कहीं ना कहीं भारत को खटकता है। कहीं दोनों आपस में क्या गुल खिला रहा है? क्योंकि हो सकता है कि नेपाल के रास्ते वो साला हमारे देश में सैनिक भेज दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए चाइना के जो लोग हैं वो नेपाल के साथ दोस्ती करते हैं। चाइना की सरकार का नेपाल के साथ दोस्ती रहता है, इससे भारत चिंतित रहता है। इससे भी हमारा नेपाल के साथ बीच में थोड़ा संबंध अटपटा सा रहता है, खराब सा रहता है। नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को भारत अपने लिए खतरा समझता है। माओवादी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये जो माओवादी समर्थक हैं ये उग्र हैं, ये भी एक तरह से समझो आतंकवादी ही हैं साले। ये मरने काटने के लिए तुरंत उतारू हो जाते हैं। तो जो माओवादियों का समर्थन बढ़ रहा है नेपाल में, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि अभी के समय में देखा जाए तो भारत के कुछ बॉर्डर वाले जो शहर हैं वहां पे माओवादियों का दबदबा है जी। सहरसा, सुपौल, ये सब ऐसे जगह है जहां पे कुछ माओवादियों का दबदबा है। ये अंदर की बातें बता रहा हूं मैं, क्योंकि बिहार का रहने वाला हूं। तो कुछ लोगों द्वारा खबर मिलता है कि माओवादी सरगना का इधर वर्चस्व है, आके बम मार जाता है, गोली मार देता है, लोगों को लूट लाट लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वर्चस्व है ना उसका उधर। नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई न किए जाने पर भी भारत नाखुश है। अब देखिए, नेपाल के द्वारा जो भारत के विरोधी लोग उसके यहाँ बैठे हुए हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हो, चाइना के हो या कहीं और देश के हो, इसके खिलाफ नेपाल कोई कदम नहीं लेता। वही भूटान देखिए ना, अपने यहाँ से भगा दिया भारत विरोधी को, लेकिन नेपाल जो है वो नहीं भगाता है, उनको पाल के रखता है, उससे फायदा लेता है। इससे भी भारत नाखुश है। इसलिए भी हमारा नेपाल के साथ अच्छे संबंध नहीं है। नेपाल को लगता है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। अब नेपाल को क्या लगता है कि मैं ना उसके इंटरनल जो मैटर्स हैं, जो उसके अंदरूनी फैसले हैं या अंदरूनी कोई बात है, उसमें हम उसके साथ दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस कारण से भी हमारा भारत और नेपाल का संबंध अच्छा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, हमें क्या लेना देना यार, हमारे यहाँ कम परेशानी है जो हम साले तुम्हारे यहाँ जाके अंदरूनी बातों में दखल अंदाजी करेंगे। जियो मरो साले, जहां जाना जाओ। भिखमंगे तो तुम भी हो, तुम भी तो हमसे पैसा लेके, उधार लेके, अनाज लेके काम चलाते हो अपना, और बकवास बड़ा लंबा चौड़ा करते हो। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा भारत और नेपाल के कुछ सहयोग वाले भी संबंध है, कुछ अच्छे संबंध। ये क्या है? तो विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में भारत का सहयोग दोनों ही देशों के बीच मुक्त आबगन का समझौता है। देखिए, विज्ञान के ऊपर मतलब कि साइंटिस्ट वाले जितने कार्यक्रम हैं उसमें हम दोनों मिलकर काम करें। इसके अलावा
हम दोनों देशों के बीच में आने जाने में वीजा उजा नहीं लगता है, न पासपोर्ट लगता है, आप जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज है कि हमारे और इसके बीच जो मित्रता है उसका ये दर्शाता है कि हम एक देश से दूसरे देश में, किस देश में, नेपाल में, कहां से, भारत से आ जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आ जा सकता है। भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जा रही है। भारत सरकार पैसों से, राशन से, आर्थिक स्थिति से, जैसे भी हो नेपाल की पूरी मदद करता है। शुरुआत से ये अपना दोगलापंथी दिखा सकता है, लेकिन हमने हमेशा इसकी मदद ही की है। तो नेपाल का मदद कर रहे हैं हम, और इससे इसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। तो ये कुछ सहयोग वाले पॉइंट थे जो हमारे भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। आगे की स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा भारत और भूटान बहुत अच्छे संबंध है। मैंने बुक 1 में भी इसके बारे में बात किया था। तो भूटान के साथ ना हमारा मैत्रिता शुरुआत से है। भारत और भूटान के संबंध अच्छे हैं, शुरुआत से अच्छे हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत को मदद मिली। अभी मैंने बताया भूटान में कुछ भारत विरोधी संगठन थे, लोग थे, भूटान ने उसको भगाया, का भाग साले यहाँ से, यहाँ पे तेरा क्या काम, भारत मेरा देश है, दोस्त है, देश है, पड़ोसी देश है, तुम सब साले यहाँ रहोगे, हमारे दोस्ती में दरार आ जाएगा, निकल, पतली गली से निकाल दिया उसे, उग्रवादियों को भगाया, का भाग यहाँ से, हमारे यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। भारत भूटान में पनबिजली जैसी परियोजनाओं में मदद कर रहा है। भारत जो है वो भूटान के पानी से बनने वाले बिजली के ऊपर बहुत ही पैसा लगा रखा है, बहुत मदद करता है भूटान के। भारत भूटान के विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान देता है। देखिए पूरे विश्व में और भी देश हैं, भूटान के और भी पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारत सबसे ज्यादा पैसा देता है, भूटान को मदद करता है ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो, वो देश डेवलप हो। इस कारण से भारत और भूटान के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध, विवाद के मामले में हजारों बांग्लादेशियों को साले तुम हमारे देश में घुसा देते हो, अपने देश में जगह नहीं है क्या, क्यों भेजते हो हमारे यहाँ। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो है, ये मुल्ले, ये हमारे देश में घुस जाते हैं बॉर्डर के साइड से। इससे भारत नाखुश है। हम अवैध रूप से क्यों बुलाए भाई अपने देश में, तुम्हें अपने देश में रहो, तुम्हारा देश दिया ना, तो हम वो भी तो हमने भीख में तुमने दिया, पाकिस्तान से लड़के, फिर आप बांग्लादेश बनवाया, अब अपने देश में नहीं रह के मेरे देश में एंट्री मार लेते हो। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे पर भी विवाद है दोनों देशों में, बांग्लादेश में और भारत में। गंगा नदी के पानी और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर भी विवाद चल रहा है। बांग्लादेश द्वारा भारत के प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना, देखो ये हमें ना प्राकृतिक गैस का निर्यात अपने देश से नहीं करने दे रहा है, पाइपलाइन नहीं बिछाने दे रहा है। कौन? बांग्लादेश। अपने देश अगर ये हमको जाने देता तो उधर के कई सारे देशों में हम निर्यात कर सकते थे। बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन। बांग्लादेश क्या करता है? भारत के विरोध में जितने भी मुल्ले बोलते हैं उसका समर्थन करता है, क्योंकि बांग्लादेश भी तो मुल्लों का देश है, तो कहीं ना कहीं तो छाप छोड़ेगा ना मुल्लों वाली। तो यही बात है कि बांग्लादेश में उन आतंकवादी संगठनों का समर्थन होता है जो भारत के विरोधी हैं, और इस कारण से भारत और बांग्लादेश का संबंध अच्छा नहीं है। हम विरोध करते हैं आतंकवादियों का, ऐसे सोच का जो पूरे विश्व के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता न देना। पूरब की ओर जाने के लिए भारतीय सेना को रास्ता नहीं दे रहा है बांग्लादेश, जिस कारण से भी विवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे खड़ा हो गया। ये सारे वो पॉइंट्स हैं, ये सारी वो लाइनें हैं जिसके कारण बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध जो है वो अच्छा नहीं है, विवाद का संबंध है। आगे की स्लाइड में हम आपको बताते हैं भारत और श्रीलंका का संबंध, अच्छा भी है बुरा भी है। भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में बात करें तो हमारे बीच अच्छे संबंध भी है और बुरे संबंध भी है। बुरा संबंध है, यहाँ पे मैं श्रीलंका को दोष नहीं दूंगा। हमारे तमिलनाडु मूल के जो लोग हैं, जो तमिलनाडु मूल के लोग हैं, वो वहां पे जाके यार उग्रवादी संगठन बना लिए हैं और श्रीलंका वाले को परेशान कर रहे कि हमारा देश अलग बना दो। ये तो गलत बात है ना। आज अगर हमारे भारत में बांग्लादेश ही आ जाएंगे शरणार्थी और वो कहेंगे हमारे लिए देश बना दो, हम उनके लिए देश बना देंगे, साले को पेल नहीं देंगे। ऐसा एक पेल चल रहा है श्रीलंका में। तमिलों की स्थिति जो है उस बात को लेकर भारत सरकार और श्रीलंका सरकार में मतभेद रहता है। 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना को श्रीलंका के लोगों ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा। जब शांति सेना भेजा गया, महात्मा गांधी के आदर्शों पर जो सेना चल रही थी उसे जब वहां पे भेजा गया तो श्रीलंका ने इसे अपने अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप समझा। बात तो सही भी है, आप किसी देश में अपने सैनिक को भेज दो तो वो सही चीज नहीं है ना, उसके अंदरूनी मामला वो तो खुद फैसला करने दो। आप पड़ोसी देश हो, मजबूत देश हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि दूसरे के देश में उंगली करते रहोगे। सहयोग भी है, अच्छे संबंध में, उसमें क्या है, दोनों ही देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता है।
मुक्त व्यापार मतलब हम व्यापार करेंगे एक दूसरे देश से, मुक्त व्यापार का समझौता है। श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत द्वारा मदद भी किया गया था। श्रीलंका में जब सुनामी आया तो भारत ने बहुत मदद की। और हाल फिलहाल की बात बता देता हूं मैं कि 4 महीना 5 महीने पहले श्रीलंका में आर्थिक मंदी आ गया है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। दूध 1700 रुपए लीटर है, गैस 2200 रुपए किलो है, सिलेंडर है, पेट्रोल 900 रुपए लीटर, मैगी का जो पैकेट आता है वो 400 कुछ रुपए का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई हो गया, नेता सब लूट खसोट के सरकार को बर्बाद कर दिया। एक समय हुआ करता था कि श्रीलंका बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था में चलता था, अचानक से क्या हुआ? तो अचानक से उसके नेता सब जो थे ना वो पैसा वैसा लेकर घुसपैठी करके भाग गए हैं, सरकार गिर गया है, नया सरकार बना है। इस समय भी भारत में कितना 1000 क्विंटल गेहूं अभी भेजा है, वहां पे चावल भेजा है, तेल भेजा है, पेट्रोल भेजा है, ताकि वहां के देश की स्थिति बढ़िया हो। अगर शर्म आएगा तो आगे जाके हमारे साथ अच्छा भावना रखेगा, मित्रता रखेगा। बेशरम होगा पाकिस्तान की तरह, चाइना की तरह, अमेरिका की तरह, तो कुछ बात ही नहीं है। अब बेशरमों की तो कोई बात हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया भारत और श्रीलंका के बीच संबंध बुरे भी हैं और अच्छे भी संबंध हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंध। मालदीव भी एक देश है। आइए भारत के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में बात करते हैं। 1988 में क्या हुआ? श्रीलंका से आए कुछ सैनिक ने मालदीव पर हमला कर दिया। श्रीलंका से कुछ सैनिक आया और मालदीव पे हमला कर दिया। मालदीव ने भारत से मदद मांगी। जब श्रीलंका उसको रेलना शुरू किया, पेलना शुरू किया, तो मालदीव ने भारत को याद किया, भैया तो कुछ बचाओ, जान बचाओ, ये श्रीलंकाई सैनिक हम पर हमला बोल दिए हैं, कब्जा करने के चक्कर में हमारे लोगों को मार रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। भारत तो भारत, दरिया दिल, बड़े दिल वाला, मदद कर दिया ना, अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद की। मालदीव की आर्थिक विकास में मदद, मालदीव के पर्यटन, मत्स्य उद्योग को भारत द्वारा समर्थन दिया जाता है। समझिएगा बात को। जब श्रीलंका ने 1988 में मालदीव पर अटैक किया तो मालदीव ने मदद मांगा भारत से। भारत का दिल बड़ा है, हम मदद करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो कोई भी देश हो। हम तो पाकिस्तान की मदद कर देते हैं। मालदीव का मदद हुआ, श्रीलंका की सेना पीछे हट गई, मालदीव आजाद हुआ। उसके बाद मालदीव में जो मछली पालन है, जो टूरिस्ट प्लेस है, इसके अलावा इन सब चीजों को भारत के द्वारा समर्थन दिया जाता है। मालदीव को सपोर्ट किया जाता है, पैसे भी लगाए जाते हैं वहां पे, ताकि मालदीव की स्थिति जो है वो आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो ऐसे संबंध है हमारे और मालदीव के बीच में। भारत और मालदीव का संबंध भी आपने देख लिया। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है, अब देखिए इसमें तो आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना होगा, लेकिन इसके ऊपर एक लंबा वीडियो में बनाऊंगा। भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था, कैसे हमने परमाणु कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से सही किया। 1974 में क्या हुआ? पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पोखरण भारत में, राजस्थान का एक जगह है जहां पे परमाणु परीक्षण किया गया था। 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण और कर दिया। एक ठोका, इसके बाद 4 और ठोक दिया, 5-6 परीक्षण कर दिया और स्वयं को परमाणु संपन्न बना दिया। अब हम परमाणु संपन्न है। इससे पहले का एक कहानी बताते हैं, समझिएगा। अमेरिका जो था इतना दोगला देश था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इस तरह से पहले ही बना लिया परमाणु बम। और जब बना लिया तब हम लोग को मना कर दिया, और प्रसार संधि, फलाना संधि, ठिकाना संधि ले आया कि भैया नहीं बना सकते हो, ये नहीं, वो नहीं, फलाना ठिकाना। क्या है भाई, तुम बना लिए, तुम होशियार, बाकी दुनिया बुर्बक, हम क्या नहीं बनाएंगे। इंदिरा गांधी ने सोचा बनाएंगे, पकड़ा गई, अमेरिका पकड़ लिया, बहुत सारा रोक टोक लगा दिया कि नहीं भाई नहीं बना सकते हो। वाजपेयी जी का सरकार आया, अटल बिहारी वाजपेयी का। इन्होंने कहा देख बेटा, सरकार रहे न रहे, हम रहे न रहे, लेकिन देश में हमको परमाणु बम चाहिए जैसे भी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व अलग ही था, वो अलग ही लेवल के इंसान थे, लेवल के। सत्ता का लोभ नहीं था उनको, देश के प्रति प्रेम था। बाल बच्चा बीवी था ही नहीं, किसके लिए संजोगना है? देश के लिए संजोगना है, देश के लिए काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, नाम याद रखिएगा। इस परमाणु कार्यक्रम में 2 व्यक्ति बहुत ही अहम है, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों एक साथ एक समय में इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिससे आज भारत का सीना चौड़ा है। जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किया ना, उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी परीक्षण कर लिया। इससे क्या हुआ? दोनों देश के बीच में शक्ति संतुलन बन गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास परमाणु शक्ति है तो हम हमला थोड़ी ना कर देंगे पाकिस्तान पे, लेकिन अब पाकिस्तान के पास ही परमाणु है, हमारे पास ही परमाणु है,
तो दोनों का बीच में संतुलन बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है। अब देखिए, जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया। एक बात हमको समझ में नहीं आता है, काम करें हम और फटता अमेरिका का काहे है? तुम बना लिए परमाणु बम, तेरा दोस्त बना लिया, ब्रिटेन बना लिया, फ्रांस बना लिया, तो क्या दुनिया तुम अपने रक्षा के लिए बना लिए और हमारी रक्षा का क्या? अगर हमारा फ्यूचर में कोई हम पर अटैक कर देगा तो हम अपने देश वालों का बचाएंगे नहीं, इसलिए हमने बनाया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का इसमें अहम भूमिका है। उन्होंने कहा हम रहे न रहे, हमारा सरकार रहे न रहे, हमारे पास परमाणु बम चाहिए अपने को। भाई तू जैसे भी हो परमाणु बम बना। एपीजे अब्दुल कलाम को कह दिया जैसे भी हो, पूछने की जरूरत नहीं है हमसे, करो जैसे करना है। डर एक बात का था, परमाणु बम बनाए, अगर परमाणु बम बनाना था, अगर फूट गया तब तो ठीक है, अगर कहीं फिस हो गया तब तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। एक बार तो माफ कर दिया था लेकिन दूसरी बार तो नहीं करेगा। इसी बात के डर से ना, इससे पहले जितने भी कांग्रेस के सरकार के नेता थे उन्होंने बनाया नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को डर नहीं था। उन्होंने कहा फूस हुआ तब, फटाक हुआ तब, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमाणु बम तो बनाओ। जब तक करेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे? पोखरण को चुना गया, वहां पे बात का डर था, लेकिन वहां पे 5 के 5 धमाका करके अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि हम भी अब परमाणु बम रखते हैं, न्यूक्लियर पावर वाला देश है। जब परमाणु बम हमारे यहाँ बना ना, तो ये विश्व का 6ठा ऐसा देश था, 6ठे नंबर पे आता था जो परमाणु से निपुण देश हो गया था। भारत ने 1968 के परमाणु अप्रसार संधि एवं 1995 की व्यापक परिषद निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि ये भारत इनको भेदपूर्ण मानता था। ये अमेरिका दोगला जो है क्या करता था, बार बार अप्रसार संधि ले आया, CTBT ले आया। इससे क्या है कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। अरे पगला, तो परमाणु बम बना के माथा पर रखेंगे, जब तक पटकेंगे नहीं, आवाज नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा कि सही बना है कि गलत बना है? मान लो युद्ध हो गया, हम कहेंगे हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु बम है, दुश्मन पर फेंक दिया, साला आवाज नहीं किया, धुआं देकर रह गया, क्या होगा फिर? पटक के देखेंगे तब ना पता चलेगा कि हमारा सही हुआ कि नहीं। तो भारत ने मना कर दिया कि भैया हम तुम्हारे साथ संधि नहीं करेंगे, तुम भेदभाव करते हो, तुम अपने बना लिए परमाणु बम, हम बना रहे हैं तो हमको उंगली कर रहे हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। इन्होंने भेदभाव मानते हुए निषेध संधि और CTBT पर हस्ताक्षर ही नहीं किया, कहा नहीं करेंगे। इसके बाद आपने देखा परमाणु का जो ये कार्यक्रम था वो कैसे चला। इसके ऊपर एक लंबी कहानी, लंबी वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत की परमाणु नीति। भारत ने परमाणु बम बनाया ना, तो क्या नीति है, कैसे उपयोग करोगे, कहां करोगे? भारत शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा, कभी भी किसी देश पे जाकर पटक नहीं देगा। भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा और परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत ने कहा हम पर अटैक करोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपने शांति के लिए परमाणु बम बनाए हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों का प्रयोग जो है वो हम पहले किसी देश पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे कर दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, बाजार देंगे परमाणु बम सब एक के बार में, ध्वस्त कर देंगे सारा पूरा देश को, राख कोयला बना देंगे। इसीलिए पहले हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे कोई कर दिया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। शांति के लिए बनाए हैं, अपने देश के सुरक्षा के लिए बनाए हैं, तो हमको उंगली मत करना। परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी। जो उस समय की पार्टी होगी, अगर उसे लगेगा जो सरकार में है कि हमारे देश पे खतरा है, तो वो ऑर्डर दे देगा कि भाई परमाणु हमला कर दे। इसके बाद बहुत सारी बातें और भी हुई। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। क्षेत्रीय सहयोग में विशेष महत्व दिया गया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, बहुत सारे पॉइंट थे जो भारत के परमाणु नीति को देख के अमेरिका ने इसमें बदलाव किए। उदारीकरण के हिसाब से, वैश्वीकरण के हिसाब से लोगों को समझाने लगा कि नहीं ऐसी नीति होनी चाहिए, वैसी नीति होनी चाहिए। ये तो देखिए, हम तो इसको भेदभाव ही समझते हैं। आपने पहले बना लिया अपने देश की रक्षा के लिए और दूसरा देश बना रहा है तो आप उसमें प्रतिबंध लगा दोगे, ऐसा कौन सा नियम है? इस तरह से आपने भारत की परमाणु नीति के बारे में समझा। हमारा यहाँ पे जो है टोटल चैप्टर हो चुका है समाप्त। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 बुक नंबर 2 के चौथे चैप्टर पर 3 पार्ट में वीडियो बना है और तीनों पार्ट में दिए गए जानकारी सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कोशिश करें कि तीनों पार्ट को अच्छे से देखें। इसमें हर एक पॉइंट को समझाया गया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि आपको किसी भी पॉइंट, किसी भी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।